बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपिड्स की एक और क्लास में जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टीरोल्स एंड स्टीरॉइड्स। बेसिकली both have the common structure and they are physiologically important rather than nutritional content. Just like fats and oils, we are always interested that 1 gram of fat provides 9 kilocalories energy. But in this case, we are not interested in energy. We will see what physiological functions are performed by sterols and steroids. Commonly existing sterols include ergosterol, 7-dehydrocholesterol, and cholesterol. We will discuss one by one. First of all, there can be a question that what is difference between ergosterol and 7-dehydropolycalciferol. The difference is on their source. Ergosterols are plant sterols, means they are the component of plants. And 7-dehydropolycholesterol is basically animal sterol. Both are the precursors of vitamin D. यानी विटामिन डी जो है वो बेसिकली इन दोनों से बनेगा और फॉर्म जो है वो डिफर करेगी। इन केस ऑफ एर्गोस्टेरोल इट इज आल्सो नोन एज विटामिन डी टू। और जब हम विटामिन डी टू कहें तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? एर्गो कैल्सीफिरोल। और जब एनिमल्स की बात करेंगे तो फिर ये होगी फॉर्म विटामिन डी थ्री एंड इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज कोलीकैल्सीफिरोल। तो यहाँ पे एर्गो कैल्सीफिरोल है और यहाँ पे पोलीकैल्सीफिरोल है। यानी हमारी बॉडी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी जो है वो बनाने के काबिल है। ठीक है, सूरज की रोशनी होना और बॉडी के अंदर जो है वो इसका एग्जिस्ट करना 7-dehydrocholesterol का, ये दो चीजें जरूरी हैं। तो अल्टीमेटली वी विल गेट पोलीकैल्सीफिरोल विच इज आल्सो नोन एज विटामिन D3। और इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करें तो वहां पे एर्गोस्टेरोल का होना प्लस प्लांट्स अपनी डाइट भी फोटोसिंथेसिस से तैयार करते हैं और उसमें भी सनलाइट का रोल आता है। तो यहाँ पे भी अगेन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस एर्गोस्टेरोल, ये दो चीजों का होना जरूरी है ताकि विटामिन D2 बन सके या विटामिन डी बन सके। और इट इज आल्सो नोन एज एर्गो कैल्सीफिरोल। तीसरा जो कह लें कि स्टीरोल है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एनिमल स्टीरोल है, मीन्स के ये प्लांट में नहीं पाया जाता। और एनिमल्स का जो भी सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लूइड्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट करता है। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, दो तीन का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट वन इज इट इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्रेन। यानी कोलेस्ट्रॉल अगर बंदा कोई क्लेम करे ना कि जीरो कोलेस्ट्रॉल, जी मैं तो बिल्कुल नहीं कोलेस्ट्रॉल खाना चाहता, तो बेसिकली बॉडी खुद भी बना लेती है और 75% के करीब बॉडी रिक्वायरमेंट अपने कोलेस्ट्रॉल से पूरा करती है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए सीवियर फॉर्म में, हम इसको डेफिशिएंसी वाली साइड पे ले आए, तो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्पेशली ब्रेन अफेक्ट होगा। क्योंकि ब्रेन का जो व्हाइट मैटर है उसमें 14% कोलेस्ट्रॉल है और उसका जो ग्रे मैटर है उसका 6% जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। और रफली वी कैन से दैट 20% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सेकंड फंक्शन अगर हम कोलेस्ट्रॉल का देखें तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेफ्ट और राइट किडनीज हैं और इनकी टॉप पे जो चीज बैठी हुई है ना, इसको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। और इन एड्रीनल ग्लैंड्स को जब हम जरा इसका एनलार्ज्ड व्यू देखें तो इसमें आपको 3 इसके मेन पार्ट्स जो है वो नजर आते हैं। तो स्पेशली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना, वो कह लें कि इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इसकी एल्डोस्टेरोन की बात करूं, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम की रेशियो है उसको रिटेन करना भी इसका फंक्शन है। अदरवाइज किडनी से यूरिनेशन के थ्रू अगर एक्सेसिव लॉसेज हो जाए सोडियम के या पोटेशियम के, तो बहुत सारे डेल्टेरियस उसके इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तीसरा काम जो है वो ये
कोलिक एसिड का प्रीकर्सर है। यानी कोलिक एसिड किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। अब ये कोलिक एसिड आगे क्या करता है? ये बाइल का कंपोनेंट है। बाइल क्या है? वो लिवर की सिक्रीशन है, और ये सिक्रीशन जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती रहती है, और जब हम कोई फैटी मील खाते हैं तो फिर इसको पोर किया जाता है बाइल डक्ट के थ्रू। तो अब जितना बाइल ज्यादा बॉडी से रिलीज होगा, उतना ही पीछे ज्यादा कोलिक एसिड यूटिलाइज होगा, और कोलिक एसिड जो है वो कहाँ से अगर ज्यादा यूज होता है या ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उतना ही पीछे जो है ना वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अल्टीमेटली अगर हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये तीसरा फंक्शन आ गया भाई इसका, कि ये कोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो पीछे क्वांटिटी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। और कोलिक एसिड जो है वो बाइल का एक एसेंशियल कंपोनेंट होने की वजह से डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, वो भी फीकल मास के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल के साथ ये हमने तीन भाई बेसिकली इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देख लिए, तीन अहम कंपोनेंट जो थे बॉडी के अंदर, उनमें हमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो नजर आता है। और डेफिनेटली इनमें से अगर किसी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी, तो उसके फंक्शंस जो है वो अफेक्ट होंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल फेमस क्यों है इतना? इसकी फेमस होने की मेन वजह जो है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस के साथ इसकी एसोसिएशन है। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल का जिक्र करते हैं, तो लोगों के ज़हन में ये आता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है ना उनको प्रमोट करेगा। और सेकंड इसका जो एसोसिएशन है वो एथरोस्क्लेरोसिस उसको हम बोलते हैं, और सिंपल वर्ड्स में इसको हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। यानी आर्टरीज जो हैं वो जो कह लें कि ब्लड को कैरी करने वाले सबसे छोटा यूनिट आप कह लें, और बाज दफा इनका साइज इतना नैरो डाउन हो जाता है कि उसमें ब्लड सेल्स जो है एक सिंगल क्यू की फॉर्म में वहां से गुजरते हैं। आपकी आईज की जो कैपिलरीज हैं या आपके लिम्स हैं, फिंगर्स हैं, इनकी कैपिलरीज जो है बड़ी रिफाइंड फॉर्म में वो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो अब हर जगह पे ब्लड की सप्लाई जो है वो किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू के जिंदा होने की अलामत है। और अगर किसी वजह से उन आर्टरीज के अंदर कोई चीज अंदर डिपॉजिट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ प्लॉक, तो अल्टीमेटली आर्टरीज जो है वो नैरो डाउन हो जाएंगी अंदर से। और दूसरा फिनोमेना क्या है कि वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। आर्टरीज का इलास्टिसिटी होना ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इन केस इफ ब्लड प्रेशर इज हाई, तो अब उसमें से वो अगर ज्यादा भी फ्लो है ब्लड का, तो वो इलास्टिसिटी होने की वजह से आर्टरीज में से गुजर जाएगा। अदरवाइज आर्टरी जो है वो किसी जगह से भी रप्चर कर सकती है, और स्ट्रोक का हम वर्ड सुनते हैं, या इस तरह के इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। अब अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा शो ऑफ करना करूं, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जो है वो कैसे डिपॉजिट होता है, तो आप यहाँ पे देखें ये एक आर्टरी है, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू नीचे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो येलो कलर में नजर आ रहा है इसको हम एलडीएल कहते हैं, और जो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट स्काई ब्लू या ब्लू कलर में नजर आ रहा है इसको हम एचडीएल कहते हैं। अब एचडीएल और एलडीएल दीज आर बोथ फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एलडीएल स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब डेंसिटी की बेस पे जो लो डेंसिटी है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और लो डेंसिटी की वजह से इट हैज द टेंडेंसी टू डिपॉजिट इनसाइड द आर्टरीज। और जब एक बार जमा हो गया, तो मजीद जब भी ब्लड यहाँ से गुजरेगा, तो ब्लड में जो एलडीएल होगा वो मजीद इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, और एक स्टेज आती है जिसमें आर्टरी जो है ये क्लॉग कर जाती है। पहले पार्शली इसमें रास्ता रहता है, और एक स्टेज आती है कि ये कंप्लीटली जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, और जितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ट अप होगा वो फाइनली हार्ट के ऊपर जाके पड़ेगा। एचडीएल अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये अपने साथ येलो कलर का जो एलडीएल है इसको कैरी करके ब्लड के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसलिए हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक। और एलडीएल स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू स्टिक द आर्टरी वॉल्स एंड कैन लीड टू plaque buildup, which is also known as atherosclerosis. यहाँ पे आप देखें भाई ये ब्लड फ्लो है,
और ये आर्टरी जिसमें कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं है, तो बड़ा स्मूथली यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, सारा पैसेज उसके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे चूंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो साइड पे जमा होना शुरू हो गया है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल, तो अब ब्लड जो है ना उसको गुजरने के लिए नैरो रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली पीछे प्रेशर बिल्ड अप होगा। और इन केस एक स्टेज ऐसी भी आती है कि ये कंप्लीटली जो है वो क्लॉग कर जाती है और यहाँ से ब्लड का गुजरना जो है वो फिर बहुत मुश्किल होता है, या सिंपली हम कहते हैं कि ब्लड जो है ना उसका फ्लो स्टॉप हो जाएगा। आप जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू में भी ब्लड का फ्लो जो है वो स्टॉप कर जाएगा, वो कह लेंगे उसके अंदर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्पेशली अगर हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, हार्ट के ऊपर प्रेशर जब अगर ज्यादा बिल्ड हो जाता है तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक या इसके अलावा जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं उनके बढ़ने के चांसेस होंगे। अब ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से? अभी ठीक है, बॉडी के अंदर दो किस्म के सोर्सेज हैं। एक बॉडी इटसेल्फ है, उसको हम कहते हैं एंडोजिनस, यानी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इसको। और कहाँ से प्रोड्यूस करती है? एसिटाइल को ए से, जो दो कार्बन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दो कार्बन कंपाउंड है। तो एसिटाइल को ए जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। कितना कोलेस्ट्रॉल? अराउंड 1500 mg, यानी 1.5 ग्राम के करीब कोलेस्ट्रॉल जो है ना, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम, ये डेली बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, अडल्ट बॉडी जो है। बाकी दूसरा सोर्स क्या हो सकता है कि जो हम फूड खाते हैं, और अगर फूड जो है वो रिच इन एनिमल सोर्सेज है, यानी दूध गोश्त और इस तरह की चीजें ज्यादा आप खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस बॉडी में आने के ज्यादा हैं। और इसी तरह अगर आपकी फूड जो है वो प्लांट बेस्ड है, यानी आप दालें और सब्जियां और फल और इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कम कोलेस्ट्रॉल डेवलप होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरिजन करें, तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में लोग ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं और वहां पे फैट का इनटेक भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली they can get about 500 to 800 mg cholesterol per day through dietary sources, whereas in case of developing countries almost 300 to 400 mg cholesterol is supplied by the diet। अब ये दोनों मिलके अगर कोई बंदा कहे ना कि भाई मेरी बॉडी जो है वो 1500 बना रही है तो मुझे एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है, तो बॉडी इसको रेगुलेट नहीं करती। बॉडी खुद उतना ही बनाती रहेगी जितना उसका पोटेंशियल है, जितना उसको एसिटाइल को अवेलेबल है इस काम के लिए। और बाकी जो आप डाइट खा रहे होंगे ना, बेसिकली इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना ये बड़ा अच्छा स्टेप है। वो इंडोजिनस जो होता है ना, एक्सटर्नल इंटरनल जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी यूज करने में हेल्प आउट कर सकती है। लेकिन दूसरा जो सोर्स हो सकता है ना, डाइटरी इनटेक कम करना, ताकि एक्सोजीनस जो अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। यूएसए का डाटा भी अराउंड 1/3 ऑफ अमेरिकन दे हैव हाई इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी 1/3 33% लोग जो हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। अब ये कोलेस्ट्रॉल 75% कहाँ से आ रहा है? कि उनकी बॉडी खुद बना रही है। ठीक है, लिवर इसको सिंथेसाइज कर रहा है, जो कि अभी मैं जिक्र करके आया हूँ इसका। और 25% जो है वो फूड के थ्रू आ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता हो कि एचडीएल और एलडीएल क्या है। इसको मैं डिफाइन आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ। अगर किसी बंदे का टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे है, तो उसकी बेस पे हम वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम ये देखें कि इसमें शेयर ऑफ एचडीएल कितने हैं और शेयर ऑफ एलडीएल कितने हैं। तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है लेकिन उसमें शेयर ऑफ एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो वो इतना मैटर नहीं करता जितना टोटल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल थोड़ी लेवल पे हो लेकिन उसमें शेयर ऑफ एलडीएल ज्यादा हो एज कंपेयर टू एचडीएल, तो ये ज्यादा बुरा समझा जाता है। हाई इनटेक डज नॉट अफेक्ट द सिंथेसिस बाय द बॉडी,
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बॉडी ने अपने तरीके से प्रोड्यूस करते रहना है, उसके पास कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि जब डाइटरी सप्लाई बढ़ जाए तो इंटरनल कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। वो अपना उसी पेस से उसको प्रोड्यूस करती रहेगी और एक खास लेवल तक जो है वो बॉडी इसको हैंडल कर सकती है, इंटेस्टाइन इसको एब्सॉर्ब करती है, जस्ट लाइक फैट। जब फैट जज़ब होती है तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी जज़ब होता है और एक्सेस जो अमाउंट होती है वो फीकल मास के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। Normally, cholesterol gains from body synthesis and diet is balanced by the losses mainly in bile form. जब तक आप हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और आप यंग वन हैं, उस वक्त इतना ज्यादा इशू नहीं आता, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है या डाइट के थ्रू आ रहा है वो बैलेंस होता जाता है उसके साथ जो बॉडी से लॉस हो रहा है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाइल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो बीएमआर जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और बाज दफा हम कुछ सोशल ईवल्स हैं जैसे स्मोकिंग या इस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में आके इंडिविजुअल ज्यादा यूज करता है। तो इन सब से जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसके बढ़ने के चांसेस या एलडीएल के चांसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर ज्यादा होने के हो जाते हैं। अब मैं कह रहा था ज्यादा या कम या नॉर्मल, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो दीज आर द लैब वैल्यूज। कोलेस्ट्रॉल के लिए नॉर्मल वैल्यूज की जब हम बात करें तो हमें तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज देखना होंगी। टोटल कोलेस्ट्रॉल बिलो 200 milligram. In case of LDL, which is also known as bad cholesterol, it should be less than 130. अब जो चीज बैड है ना उसके लिए आप ध्यान में रखें कि उसको लेस का वर्ड यूज करना है आपने, बिलो का वर्ड यूज करना है। और जो चीज आप समझें कि पॉजिटिव है उसके लिए आपने हायर का वर्ड यूज करना है। तो HDL is a good cholesterol. In women it should be 50 or more than 50, and in case of men it can be 40 and higher than 40। ठीक है, इसके लिए कोई खास लिमिट नहीं है कि ये कितना ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा वो हेल्दी इंडिकेटर है। हाई की हम बात करें तो मोर देन 240 या उससे ज्यादा उसको हम हायर लेवल कह देते हैं। और इसी तरह एलडीएल की बात करें तो 160 या इससे ज्यादा। और एचडीएल जो है वो बेसिकली तो 40 से ऊपर ही होना चाहिए। 40 से जितना भी कम होगा ना उसको बिलो का वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। और इन बिटवीन नॉर्मल एंड हाई वैल्यूज देयर आर ब्रॉडर लाइन वैल्यूज। ब्रॉडर लाइन हायर, इसमें भी आपके लिए एक मैसेज होता है कि अगर कोई यहाँ पे आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करे तो आपको इंटरवेंशंस लॉन्च करनी चाहिए, आपको डाइटरी सिलेक्शन या डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो देन यू शुड गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, ताकि आप बॉर्डर लाइन से नॉर्मल की तरफ मूव करें रादर देन टवर्ड्स हाई। क्योंकि हाई लेवल जो है ना वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, एथरोस्क्लेरोसिस को लीड करते हैं। This is the same message. The levels, which one is ideal, which is one is borderline, and which is reflecting too high or too low. And these are the same values which are given previously. तो मैं जस्ट इसको स्किप कर रहा हूँ, आपने सिर्फ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग भाई अब आप याद कर लेंगे तो आपको थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ लाइफ, और इवन आपके घर के अंदर अगर किसी फैमिली मेंबर को कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आप लैब रिपोर्ट्स को जो है ना वो इंटरप्रेट करना बेहतर सीख लेंगे अगर आपको इनका आइडिया हो। डॉक्टर कहता है ना कि भाई इनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है इनका वो फॉर एग्जांपल जी टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से ज्यादा है तो आपके ज़हन में मैसेज क्या आना चाहिए कि दिस इज टू हाई। इसी तरह टोटल एलडीएल एचडीएल के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो जब हम बात करें ना सीरम कोलेस्ट्रॉल, एनालिसिस ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, किसी लेबोरेटरी में जाके आप कहते हैं भाई मैं कोलेस्ट्रॉल सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहता हूँ या लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहता हूँ, तो इसमें ये चारों टेस्ट आएंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का जो आइडियल लेवल है वो 150 से कम होना चाहिए। और ये सारी वैल्यूज जो हैं ये किस स्केल के अंदर है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
तो डेफिनेटली मैंने दो फैक्टर्स बताए हैं इसमें जो इसका सोर्स है, बॉडी, फूड। अब बॉडी में इसकी प्रोडक्शन जो है उसको रोकना कंपैरेटिवली मुश्किल है। हाँ, उसको स्लो किया जा सकता है जब आप ज्यादा एक्टिव होंगे फिजिकली, लेकिन डाइटरी इनटेक में जो है वो सिलेक्शन ऑफ फूड बड़ी मैटर करती है। आप ऐसी फूड खाएंगे जिसके अंदर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम है, ठीक है। अब एजिंग के साथ साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है, एज को भी आप नहीं रोक सकते, इनएविटेबल है, आपने एजिंग की तरफ जाना ही जाना है। और ये भी नेचुरल रियलिटी है कि विद एजिंग हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम से कम होती जाती है। तो अब ये दोनों सिचुएशंस जो है ना, इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के मजीद बढ़ने का चांस हो जाता है। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि जब हम एज अ इंटरवेंशन फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा कर दें, या हम डाइट ऐसी सिलेक्ट करें कि जिसमें इसका नेचुरल लेवल जो है वो कम हो। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत एक खतरनाक एस्पेक्ट है। स्मोकिंग के और तो आप सुनते हैं कि ये कैंसर करता है डिफरेंट टाइप्स का, लेकिन ये हार्ट डिजीजेस को भी ट्रिगर करता है। और इसकी रीजन क्या है कि स्मोकिंग की वजह से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं। आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो वीकर साइड पे चला जाता है। इसी तरह स्मोकिंग करने से एचडीएल डाउन होता है, एलडीएल इंक्रीज करता है। अब जब इनकी रेशियो डिस्टर्ब होती है तो उससे भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पे जिनके थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज को ज्यादा करने से या किसी चीज को कम करने से। नेगेटिविटी जो है उसको कम करते जाएं, पॉजिटिविटी जो है उसको इंक्रीज करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अमंग द नेगेटिविटी, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सोर्स बनते हैं। तो ऐसे फैट सोर्सेस जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, उनको कम यूज करना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एनिमल फैट, एग यॉक, फैटी मील्स, यानी आप रोटी की जगह पराठा खाते हैं, सालन में आप मजीद तरी डालते हैं, शोरबा डालते हैं ऐसा जिसमें घी ज्यादा हो, हलवा पूरी खाते हैं आप नॉर्मल रोटी की निस्बत, तो ये फैटी मील्स हैं। फुल क्रीम मिल्क, जिसमें से हम क्रीम उतारते नहीं है। आप जो डब्बे वाला दूध पीते हो उसके अंदर फैट कितनी होती है? 4.5। बाकी उसमें से एक्स्ट्रा फैट को क्रीम की शक्ल में उतार लिया जाता है। चीज भी रिच सोर्स है फैट का। केक, पेस्ट्रीज, मार्जरीन, कोकोनट, अमंग द प्लांट सोर्सेज अगर आप देखें तो पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है, इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड का शेयर जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें ज्यादा स्टफ कौन सा मिल रहा है जो कि एनिमल सोर्स से बनता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इनटेक ज्यादा करते हैं, because polyunsaturated fatty acids have the ability to decrease the blood cholesterol levels. However, it is not so effective in decreasing the cholesterol levels as saturated fatty acids are in raising. यानी एक बंदा कहता है ना, चलो जी मैं देसी घी और सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीजें भी ज्यादा खाता जाता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं जनाब मुझसे होनी। हाँ, अलबत्ता मैं जो घी खाता हूँ ना घर के अंदर, वो मैं ऐसे सोर्स का ले लेता हूँ कि जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गेट करना इजी है, जैसे वेट इजीली हम अचीव कर लेते हैं और उसको दूर करना, कम करना डिफिकल्ट है। तो इसी तरह सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जितना तेजी से कोलेस्ट्रॉल को राइज करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसको डाउन कर सके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हमें ज्यादा कंजम्पशन करनी चाहिए, ये पॉजिटिव थिंग्स हैं भाई। होल ग्रेन्स खाने चाहिए, होल लेग्यूम्स खाने चाहिए, ब्रैन वाला पोर्शन नहीं उतारना चाहिए, छान भूरा जो है ना वो रोटी के अंदर ही होना चाहिए। दूध जो है वो फुल फैट की जगह पे स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क जो है उसको यूज किया जा सकता है। और वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इसमें से ऐसे ऑयल्स चूज करें जिनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा हैं। तो सिंपली कोकोनट और पाम ऑयल इसको कम से कम यूज करें और बनस्पति घी का इस्तेमाल कम कर दें।
वेजिटेबल घी ऑयल जो है वो ज्यादा यूज करें। इसके अलावा एग वाइट आप जितनी मर्जी खाएं बिल्कुल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर है, एग यॉक के अंदर। एग वाइट जो है अगर आप ज्यादा भी खाएंगे तो इससे आपको प्रोटीन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, और आपका जो फैटी एसिड प्रोफाइल है उसके अंदर भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो सिंपली इस इंफोग्राम में अगर हम देखें तो एक तो आप इसका मजीद पढ़ लीजिएगा, HDL किसको कहते हैं, LDL किसको कहते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द बॉडी, and main thing is that how to reduce the cholesterol levels. So first one is eat smart. eat smart से मुराद क्या है कि डाइटरी चॉइसेस बेहतर करें, ऐसी चीजें खाएं जिनमें फल, सब्जियां, दालें, होल ग्रेन चीजें जो हैं वो शामिल है। ऐसी चीजें जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है या जिनके अंदर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा पाया जाता है, उनको मिनिमम टू मिनिमम यूज करें। फिजिकली एक्टिव रहें, अपनी फैट्स को देखें। यू शुड नो कि आप जो खा रहे हैं ना उसके अंदर सैचुरेटेड ज्यादा है, पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा है या मोनो अनसैचुरेटेड, तो इनका प्रोपोर्शन क्या है। आप अपना हेल्दी ऑयल खुद भी तैयार कर सकते हैं कि जिसके अंदर बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो है वो शामिल हो। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसको क्विट कर देना चाहिए, और मेडिकेशन जो है एज पर सजेशन ऑफ द डॉक्टर इनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये तकरीबन 4-5 अप्रोचेस के थ्रू अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई भी है तो वो सक्सेसफुली जिंदगी जो है वो गुजार सकता है। ठीक है, अपने वेट को जरूर ट्रैक करें। वेट जो है वो अगर बढ़ रहा हो और इसमें ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा हो तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, और फिर हम अपनी डाइट को जरूर इस लेवल पे देखना चाहिए कि इसमें शेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितनी हम ले रहे हैं, और क्या इसमें को इम्बैलेंस तो नहीं हो गया अमंग दीज न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस की तरफ जब आप आएंगे, फिजिकल एक्टिविटी को लेके आएंगे और स्मोकिंग या इस तरह की नेगेटिविटी को क्विट करेंगे, फिश या हेल्दी ऑयल्स को यूटिलाइज करेंगे, then you can easily manage your cholesterol. जब हम कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल के रिच सोर्सेज और पुअर सोर्सेज, तो उसमें फिर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। कैसे पता चलेगा कि रिच सोर्सेज और कैसे पता चलेगा कि पुअर सोर्सेज है। तो रिच सोर्सेज वो है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो 1000 मिलीग्राम या इससे ज्यादा हो। अब मिलीग्राम में तो ये बड़ा वैल्यू फील हो रही है, लेकिन ग्राम्स में देखेंगे तो जस्ट 1 ग्राम यानी चीनी के चंद क्रिस्टल्स हो सकते हैं 1 ग्राम वजन के बराबर। ठीक है, आप इमेजिन करें कि अगर 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर पहुंच जाता है फूड के सोर्स के थ्रू, उनको हम रिच सोर्स बोलते हैं। अब इसमें मेनली ऑर्गन मीट आता है। ऑर्गन मीट में क्या है, ब्रेन, किडनी, लिवर, यानी आप कलेजी वगैरह खाते हैं ना, तो अब रोज कलेजी खाना अच्छी बात नहीं है, तो महीने में एक आध बार इसको यूज किया जा सकता है। अदरवाइज इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा पाया जाता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्ड करेंगे। इसी तरह रिच सोर्स जिसको गिना जाता है वो 100 to 200 मिलीग्राम, और इसमें भी हॉट, सार्डाइन और मोस्ट ऑफ द चीजेस ये इसमें शामिल है। और ये आप सारी चीजें देखें ना तो ये प्लांट सोर्सेज नहीं बल्कि एनिमल सोर्सेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिच सोर्सेज जो हैं वो ज्यादातर प्लांट से आ रहे हैं, और सॉरी एनिमल सोर्स से आ रहे हैं। मॉडरेट की बात करें तो यहाँ पे आप बीफ, वेल, लैम, टर्की, चिकन, बीफ फैट, यानी फिजिकल फार्म में जो फैट नजर आती है उसको ट्रिम कर लें, और बाकी जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लो या बिलो 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो है इसमें आइसक्रीम और योगर्ट आ जाती है, यानी वो चीजें जो डेयरी से बनती हैं, दूध से बनती हैं। फ्री की बात करें तो आप एग में से एग वाइट खा सकते हैं। किसी को अगर इशू है तो घर के अंदर आप बच्चों को एग यॉक दे दें। जब आप बॉइल्ड एग खाएं, जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें आप देखेंगे कि हम बॉइल्ड एग यूज करते हैं रात को अमूमन। एग वाइट जो है वो बड़े खा लें, बेशक 2 अंडों की खा लें, और एग यॉक जो है वो बच्चों को दे देनी चाहिए, क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा जरूरत है। फिश का इंटेक करना चाहिए, लेकिन फिश जो है ना वो बारबेक्यू टाइप ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू जिसको आप फ्राई करके खाते हैं, क्योंकि फ्राई करने से उसमें फैट का कंटेंट भी ज्यादा आ जाता है, और हमें नहीं पता कि उसमें कौन सी फैट जो है वो शामिल है, किस ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया गया है, और आया उसके अंदर को कार्सिनोजेनिक तो नहीं डेवलप हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भाई,
बहुत फायदे वाली चीजें हैं। जितना कोई डाइट इस पे कंसिस्ट करेगा ना अपना, उतना ही वो हेल्थी रहेगा। तो ये विटामिन्स भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, डाइटरी फाइबर भी देते हैं, और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और बहुत सारे बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जिनसे हेल्थ को बेनिफिट मिलता है। सीरियल्स जो है वो चूंकि हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है कि आप ऐसे सीरियल्स खाएं जो होल ग्रेन्स हैं, यानी व्हीट का फ्लावर कौन सा यूज करना चाहिए, होल व्हीट फ्लावर, मैदा नहीं यूज करना चाहिए। नान, पूड़ी या इस तरह की चीजें जो बनती हैं वो व्हाइट फ्लावर से बनती हैं। बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मैदा जो है वो यूज किया जाता है एज अ मेन इंग्रेडिएंट। लेकिन अगर आप कह लें कि मेज खाते हैं, एक छली आप अगर रोज एक खा लेते हैं तो वो होल ग्रेन है, चाहे वो उबली हुई है चाहे आपने उसको सैंड रोस्टिंग के थ्रू प्रोसेस किया हुआ है। इसी तरह अगर आपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी खाने हैं तो ऐसे चूज करें जिनके अंदर फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा है। अब भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फैट एंड ऑयल्स, और इनमें हमने देखना है कि इनकी डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या हैं और फूड के अंदर इनका कंटेंट कितना होता है। जस्ट लाइक अदर चैप्टर्स, वहाँ पे भी हम ये डिस्कस करते होते हैं कि हमें डेली कितना खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स को, और फूड के अंदर इनका कितना कितना कंटेंट है। तो फूड्स आर द सेम ग्रुप्स, अब सिर्फ उसमें हम फैट देखेंगे कि कितनी पाई जाती है। डाइटरी रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो ये डिफर करती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं या जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, वहाँ पे 8 से 10% जो है, सॉरी 40% या इससे ज्यादा जो है वो फैट जो है वो यूज की जा रही है। चूंकि ज्यादा वो रिफाइंड फूड खाते हैं और ये रेसिपीज का एक मेन कंपोनेंट है। जितनी प्रोसेस फूड है उनमें फैट का इंटेक जो है, शुगर का एडेड शुगर और एडेड फैट्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इसका इंटेक कम है और इसकी वजह यह है कि ये फैट्स भी कंपैरेटिवली कॉस्टली आइटम है। सबसे ज्यादा जो सस्ता सोर्स है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, तो इसलिए 80% तक जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाती है, और 8 से 10% एनर्जी जो है वो फैट सप्लाई करती है। ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करती है। अब ये हाई इंटेक जो है इसके साथ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, बिकॉज द रिसर्च हैज प्रूवन दैट हाई कंजम्पशन ऑफ फैट एंड सैचुरेटेड फैट, स्पेशली सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा बुरी चीज है टोटल फैट की निस्बत भी। और इसी तरह अगर हम एनिमल सोर्स से ले रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो कुदरती तौर पे पाया जाता है। अब ये तीनों चीजें जो है ना ये लीड करती हैं ओवरवेट को, ओबेसिटी, सीवीडीज, कैंसर ऑफ कॉलन, रेक्टम, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, डिफरेंट टाइप के कैंसर जो है इनके होने के चांसेस हैं जितनी फैट ज्यादा होगी। अगर कोई इंडिविजुअल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रह रहा है, यानी उसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम से कम यूज करे। However, in case of kids, such precautions should not be adopted. बाज दफा पेरेंट्स इतने कॉशियस हो जाते हैं कि खुद भी लो फैट मिल्क पी रहे होते हैं और बच्चों को भी लो फैट मिल्क प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि लो फैट लेने से विटामिन, जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं स्पेशली ए, डी, ई एंड के, वो भी बॉडी में कम पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और फैट जो है वो चूंकि स्ट्रक्चर सेल्स का हिस्सा है, ब्रेन सेल्स का हिस्सा है, नर्वस टिश्यूज का एसेंशियल कंपोनेंट है, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो जब फैट और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ये लेवल्स बच्चों में कम होंगे तो अल्टीमेटली उनको नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनका विजन, नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होंगी। मॉडर्न रिसर्च जो है वो अब ये कहती है कि तकरीबन 20 to 25% फैट जो है वो हमें डेली लेनी चाहिए। द शेयर ऑफ फैट शुड बी 20 to 25%। एक स्टेज थी कि जिसमें न्यूट्रिशनल साइंसेज ये कह रही थी कि फैट को डायरेक्टली हमें यूज नहीं करना चाहिए डेली, और ये फूड के अंदर जो एग्जिस्ट करती है वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ये आपको जब मैंने फूड गाइड पिरामिड पढ़ाई थी तो उसमें भी हमने देखा था कि जो फूड गाइड पिरामिड की एपिक्स है या टॉप थी, वहां पे लिखा हुआ था कि एडेड शुगर और एडेड फैट जो है वो स्पेरिंगली यूज करें। सर्विंग नहीं लिखी हुई थी कि कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए। लेकिन मॉडर्न रिसर्च अब ये कहती है कि हमें एटलीस्ट जो है वो
फैट का इनटेक जो है वो 20-25 करना चाहिए %। और इसमें आगे हमने ये भी देखना है कि शेयर ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और अमंग द अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, दे शुड बी एटलीस्ट 30-30%, यानी 30-33% शेयर जो है वो सैचुरेटेड फैट का होना चाहिए या इससे कम। Monounsaturated fatty acid should be at least 30%, and in case of polyunsaturated fatty acid, these can be more than 30%. तो ये बैलेंस जब आप रखेंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट इन फूड अगर हम देखें तो फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं ये रिच सोर्स हैं, ऑयल के जितने भी सोर्सेज हैं, और नट्स और इस तरह की चीजें वहाँ पे ये ज्यादा पाई जाती है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स बड़ा पुअर सोर्स है। सीरियल्स के अंदर बहुत कम पाई जाती है फैट, और इसी तरह शुगर, गुड़, हनी, इनके अंदर फैट नहीं पाई जाती। तो आगे हम इनका कंटेंट देखते हैं। इन केस ऑफ सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स इट इज ऑलवेज लेस देन 3-4%। ठीक है, होल व्हीट फ्लावर आप खाते हैं या चपाती अगर आप खाते हैं तो उसमें 1 से 1.5% तक फैट है। लेकिन जब आप इसका पराठा बना के खाएंगे तो 2 चम्मच लगाने से भी 20 ग्राम फैट अगर ऐड हो जाती है तो इट मीन्स 20% आपने इसको ज्यादा कर लिया है। तो अगर पराठा खाना है तो फिर उसके हिसाब से काम भी करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी शो करनी है। अदरवाइज यू शुड स्विच टुवर्ड्स द जो नॉर्मल या प्लेन रोटी है या चपाती है। लेग्यूम्स के अंदर भी भाई वेरिएशन पाई जाती है। अगर आप तड़का लगाते हैं, अजाफी घी डालते हैं, ये लेवल बढ़ सकता है। अदरवाइज दीज आर नॉट द गुड सोर्स ऑफ फैट। कुछ लोगों को आदत होती है वो तरी डालते हैं या शोरबा जो है ना उसके अंदर ऑयल का ऊपर वाला पोर्शन जो फ्लोट कर रहा होता है उसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, वो डेंजरस है। वेजिटेबल्स के अंदर लेस देन 2%, भाई रूट्स के अंदर लेस देन 2%, फ्रूट्स में भी देखें 2.3%, और नट्स में अगर देखें तो यहाँ पे आपको मोर देन 50% फैट जो है वो नजर आ रही है। सर्दियों में ये फल खाने का फिर यही फायदा है कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट कर जाता है, क्योंकि फैट जब हमें डबल अमाउंट प्रोवाइड करती है एनर्जी की। डेयरी प्रोडक्ट्स में वेरी करता है ये। देसी घी की बात करेंगे तो वहां पे तो ऑलमोस्ट 100% फैट आ जाएगी। अदरवाइज बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, ये क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी गई हैं। मीट के अंदर 10 से 12%, 14%, फिश में 3-4%, एग्स में तकरीबन 10% के करीब फैट है। और फैट्स एंड ऑयल अगर हम देखें तो यहाँ पे सोयाबीन ऑयल या कोई भी ऑयल जो है उसमें 100% के करीब है। और जबकि शुगर्स और स्वीट्स में फैट नहीं होती, एक्सेप्ट ये हलवा जो आप बनाते हैं उसमें एडेड फैट की वजह से फैट कंटेंट जो है वो आ जाता है।